The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। प्रणाम, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा होने में बस 1 दिन बाकी है। बात जस की तस है, लेकिन 1 महीना बहुत होता है किसी आंदोलन के लिए। आज लल्लन टॉप शो में इस मुद्दे पर दिन भर आई सूचनाओं की बात तो होगी ही, साथ ही इस पर भी कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को मनाने के लिए संकेतों पर किस तरह से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दिए भाषण का जिक्र होगा, साथ ही उस मामले का भी जो भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हार गई। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिन की तस्वीर। आपने पुलिस वालों की कई तरह की तस्वीरें देखी होंगी। उनके आधार पर पुलिस वालों की एक खास तरह की छवि हम अपने मन में बना रखते हैं। लेकिन पुलिस वालों की ये भी एक तस्वीर है आंध्र प्रदेश की। इसमें एक जवान दिख रहा है जिसकी पीठ पर एक बुजुर्ग महिला है। 58 साल की ये महिला श्रद्धालु तिरुमाला पहाड़ पर चढ़ते समय बेहोश हो गई थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल शेख अरशद अपनी पीठ पर उठाकर बुजुर्ग महिला को 6 किलोमीटर दूर मेडिकल कैंप ले गए। ये उनके काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। शेख की तारीफें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। आंध्र प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने भी उनकी सराहना की। इस तस्वीर को लेकर हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़रूरत सड़क की भी है और एम्बुलेंस की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शेख अरशद जैसे पुलिस वालों की। इसी पॉजिटिव नोट पर बढ़ा जाए और बताई जाए आपको आज की सुर्खियां। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है, लेकिन भारत में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से लौटे पैसेंजर्स के लिए एसओपी जारी किया। बावजूद इसके ब्रिटेन से लौटे 5 लोग चकमा देकर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए। इनमें से 3 को ट्रेस कर लिया गया और दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके अलावा 1 कोरोना पॉजिटिव लुधियाना और 1 आंध्र प्रदेश जाने में कामयाब रहा। दोनों को वापस दिल्ली लाया गया है। 5 को क्वारंटीन किया गया है। इनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। अगली सुर्खी जो कोरोना से ही जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में बताया कि 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। अब बात करते हैं यूपी की। योगी सरकार मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की तैयारी में है। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की एडीजे कोर्ट में संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए अर्जी दी है। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से, संगीत सोम सरधना से और कपिल देव मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधायक हैं। मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। 7 सितंबर 2013 में नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी और तोड़फोड़ की धाराएं लगाई गई थी। मुजफ्फरनगर के दंगों में करीब 65 लोगों की मौत हुई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन पर हर किसी की निगाह थी। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जमकर तारीफ की, उनके संदेशों पर चर्चा की, उनका गुजरात से खास कनेक्शन भी बताया। साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपने प्रसिद्ध रचना क्षुदित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी
ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। यही संस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों, आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपके परिश्रम से ही एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, ओरे गृहो बाशी खोल द्वार खोल, लागलो जे दोल स्थोले जोले मोबो तोले, लागलो जे दोल दार खोल दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होइए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, सो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। टीएमसी ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को वाइस चांसलर की तरफ से न्योता भेजा गया था। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने पीएम मोदी के भाषण पर भी निशाना साधा। कहा कि हम सब जानते हैं, टैगोर ने हमेशा एकता की बात कही, वो सबके लिए है, पूरी दुनिया उनका परिवार है। वे लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात भी कही। इंडस्ट्रियल पार्क उसी जगह पर बनाया जाएगा जहां नैनो फैक्ट्री बनने वाली थी और जिसका ममता बनर्जी ने विरोध किया था। और इसी के बाद टाटा नैनो फैक्ट्री को गुजरात लेकर गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने दोहराया कि वे बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, एक भांति वो भी जो सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण करती है लेकिन उसे लोगों को वापस नहीं करती। अगली सुर्खी आर्थिक जगत से है। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ भारत सरकार हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा हार गई है। भारत सरकार को तकरीबन 8,000 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश मिला है। मामला ये था कि केयर्न ने 2006-07 में भारत में अपने कारोबार का पुनर्गठन किया। इसके लिए उसने केयर्न इंडिया होल्डिंग के शेयर केयर्न इंडिया नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, होल्डिंग के शेयर इंडिया को। आयकर विभाग ने इसे कैपिटल गेन का मामला माना। सादी भाषा में कहें कि इससे केयर्न ने फायदा उठाया तो विभाग ने कंपनी को 24,500 करोड़ के टैक्स का नोटिस भेजा। कंपनी ने कैपिटल गेन की व्याख्या पर सवाल खड़ा करते हुए टैक्स देने से इनकार किया तो मामला पहुंच गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, फिर दिल्ली हाई कोर्ट। केयर्न इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल वाला मामला हार गई। दिल्ली हाई कोर्ट में कैपिटल गेन की गणना का मामला अभी तक लंबित है। 2011 में केयर्न एनर्जी ने केयर्न इंडिया के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा वेदांता को बेच दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केयर्न इंडिया के 10% शेयर नहीं बिकने दिए। साथ में केयर्न इंडिया द्वारा अपनी पेरेंट कंपनी केयर्न एनर्जी को दिए पैसे को भी जब्त कर लिया और इन्हीं सब के खिलाफ केयर्न मामले को हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गई, जिसका फैसला आया है। हेग में फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला है, सादी भाषा में बीते हुए समय में लगाया गया टैक्स। इससे पहले वोडाफोन से भी आयकर विभाग ने इसी तरह के टैक्स की मांग की थी, जिस मामले में भारतीय अदालतों ने आयकर के दावे को खारिज किया था। आखिरी सुर्खी हाथरस मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी से जुड़ी है। जनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा ने आज कहा कि यूएपीए के मामलों में क्षेत्राधिकार सीजेएम कोर्ट को नहीं है, इसलिए इस मामले को ऊपरी अदालत को भेजा जाए। साथ ही अदालत ने जोड़ा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की रिमांड देने का कोई अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है।
अब तक सभी स्तरों पर एसटीएफ और योगी सरकार ने सीजेएम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बचाव किया था और आरोपियों की कस्टडी को वैध बताया था। आज अचानक एसटीएफ अपने स्टैंड से पीछे हट गई और स्वयं ही अब तक आरोपियों द्वारा दी जा रही दलील को स्वीकार कर लिया। दलील ये कि इस मामले में सीजेएम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। इसके पीछे वजह बताई गई 5 जनवरी 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में हेबियस कॉर्पस की सुनवाई का फैसला। शायद इसीलिए एसटीएफ ने अपना स्टैंड बदला। लेकिन सवाल अब ये उठेगा कि अब तक सिद्दीक कप्पन और उनके साथ गिरफ्तार 3 लोगों की अवैध कस्टडी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी, एसटीएफ या फिर इस मामले की सुनवाई में शामिल रही अदालतें। इस मामले में आरोपियों के वकीलों की बात सुन लीजिए। 22 तारीख को जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश पारित किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था विक्रमजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य पर भरोसा करते हुए ये घोषित किया कि सीजेएम कोर्ट को यूएपीए के इस मामले में किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है, लिहाजा ये पत्रावली अविलंब एएसजे प्रथम की अदालत को भेज दी। इस आदेश से एक बात स्पष्ट हो गई कि 7 अक्टूबर से लेकर 22 दिसंबर तक सीजेएम कोर्ट से जिन जिन आदेशों के द्वारा उन्हें जेल में रखा गया या पुलिस कस्टडी प्रदान की गई, वे सभी आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित किए गए थे और वो संपूर्ण अभिरक्षा एक अवैध अभिरक्षा थी। यद्यपि जनपद न्यायाधीश महोदय को इस अवैध अभिरक्षा को वैध किए जाने से पूर्व हमें सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था और विदिता ये नहीं किया जा सकता, तथापि ये आदेश इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब तक यानी 22 दिसंबर तक इस मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किए गए सभी आदेश अवैध मान लिए गए। अब कोर्ट क्या कार्रवाई कर रही है और आप लोग क्या चाहते हैं? 5 जनवरी को उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस इन अभियुक्तगण की तरफ से पेंडिंग है। संभवतः उसके दबाव में आकर ही एसटीएफ ने अपना यू टर्न लिया है ताकि वो इस अवैध अभिरक्षा को वैध अभिरक्षा में दर्शित कर सके। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को लगभग 1 महीना पूरा हो गया। टू बी प्रिसाइज 29 दिन। हर नए दिन प्रदर्शनों में कुछ नई चीजें जुड़ती हैं, सरकार की कुछ नई सख्तियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियों के कुछ नए एक्शन और रिएक्शन आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा कि प्रदर्शन खत्म हो सके। न किसान पीछे हटते दिख रहे हैं, न सरकार दबाव में दिख रही है। सरकार तो अब ऐसे नजर आती है कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा। मुलाकातों से शुरू हुआ बातचीत का दौर अब कभी कभार की चिट्ठियों पर पहुंच गया है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में 23 दिसंबर को किसान नेताओं ने सरकार को लिखा, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले कोई मुकम्मल लिखित मसौदा दें कि कितनी बातें मानी जाएंगी। किसानों की चिट्ठी के जवाब में आज फिर सरकार ने एक चिट्ठी लिखी। सरकार कह रही है कि हम आगे बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी खत में सरकार ये भी कह रही है कि वो पहले भी 3 कानूनों पर किसानों की हर आपत्ति के समाधान को तैयार थी, अब भी है। लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए राजी नहीं है और यहीं पर आकर बात फंस जाती है, क्योंकि किसान भी इसी पर अड़े हुए हैं। किसान की मांग अभी भी वही है, यूनियनों की जो प्रदर्शन कर रही हैं, जो आंदोलन के शुरू में भी थी, कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को कानूनी हक दिया जाए। ये चिट्ठियां औपचारिकता सी लगती हैं, डेडलॉक बना है। किसानों और सरकार के इस झगड़े में बीच बीच में विपक्षी दल भी अपने वजूद का एहसास कराते दिखते हैं। आज राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। एक बार पहले भी वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलने गए थे। आज फिर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर दखल की मांग की। मुलाकात के बाद बाहर आए तो मोहन भागवत का नाम लेकर सरकार पर तंज कसा। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। विपक्षी पार्टियों का किसान आंदोलन का समर्थन जारी है।
जो सत्ता में हैं उन्हें किसानों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। गुरुवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को जींद का दौरा करना था, लेकिन किसानों ने उस हेलीपैड को ही खोद दिया जिस पर दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। चौटाला की पार्टी जेजेपी हरियाणा की सरकार में बीजेपी की साझेदार है, इसलिए किसानों को उनसे नाराजगी है। जींद में किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। किसानों का विरोध तीखा था, इसलिए चौटाला को दौरा रद्द करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला जींद के ही उचाना से विधायक हैं। हेलीपैड खोदने के बारे में किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में नहीं आते, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद दुष्यंत चौटाला प्रेस के सामने आए। हरियाणा में सत्ताधारी गठबंधन की मजबूती, किसान आंदोलन और उससे निपटने की मोदी सरकार के तरीके पर उनकी बात सुनिए। खत्म होने की बात नहीं की, मैंने कहा था चर्चा का दौर शुरू हो। केंद्र ने भी उसके ऊपर लिखित में उनकी मांगों का जवाब दी। 2-3 दिन पहले भी केंद्र ने वार्ता के लिए उनको बुलाने का काम किया है। अगर वार्ता नहीं होगी तो किसी तरह की कंक्लूजन इस पूरे मूवमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिवली अगर केंद्र सरकार चर्चा को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं कह रहा है कि आपको चर्चा करनी चाहिए, तो जो 40 संगठन हैं जिनके नेतृत्व की पहले 6 दौर में चर्चा हुई, उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई भी एजिटेशन बिना चर्चा के समाप्त नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दिनों के अंदर, मैं टाइमलाइन दे दूं और कोई चर्चा को तैयार नहीं हो तो फिर आप आके कहोगे मैंने कहा, अगले दिनों के अंदर जरूर चर्चा होगी और एक कंक्लूजन जगह। सर, जिस तरीके से वहाँ पर मॉल खुलने शुरू हो रहे हैं, टेंट लगने शुरू हो गई हैं, क्या आपको लगता है कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए? जिस दिन चर्चा शुरू होगी मैं उम्मीद करता हूँ उतनी जल्दी। सर, किसानों की पार्टी और आप भी किसानों के समर्थन में सामने हैं। मैं तो साथ हूँ। मैंने विरोध कब किया है? मैं तो पहले दिन से लेकर आज तक कहता हूँ कि जब तक मैं एमएसपी अश्योर कर पाऊंगा प्रदेश के अंदर। किसान तो बोल रहे हैं भी खेती कानून ही रद्द हो सके, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने अश्योर कर रखा है कि जब तक हम एमएसपी दे पाएंगे तब तक हम यहाँ बैठे। जिस दिन मैं एमएसपी नहीं दे पाऊंगा मैं स्वयं रिजाइन कर दूंगा। किसानों के पास सरकार को झुकाने का यही तरीका बचता है और सरकार के पास किसानों को डराने के लिए कानून का डंडा है। हरियाणा के किसानों ने 22 दिसंबर को नए कृषि कानूनों के विरोध में अंबाला में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए थे। अब इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों पर हत्या की कोशिश और दंगा करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आईपीसी की 9 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। सुनिए ये धाराएं कौन कौन सी हैं। 307 हत्या की कोशिश, 147 दंगे की कोशिश, 506 आपराधिक धमकी, 148 हथियार लेकर मारपीट, 322 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 149 अवैध सभा करना और 353 शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि 22 दिसंबर की इस घटना में कुछ किसानों ने सीएम के काफिले की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। कुछ वक्त के लिए रास्ता रोका। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर लाठियां बरसाई। ये पुलिस का पक्ष है। किसानों का पक्ष क्या है? भारतीय किसान यूनियन के अंबाला के जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि किसान सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने गए थे, किसी को मारने नहीं। जब भी किसान आंदोलन को लेकर कोई बात आती है तो पुलिस हमारे खिलाफ हत्या की कोशिश से कम के आरोप नहीं लगाती। अब ये सरकार का पैमाना समझ नहीं आता कि कब किसानों के प्रदर्शन को मारने का इरादा समझा जाएगा या फिर कब प्रदर्शनकारी किसान खालिस्तानी हो जाएंगे, देश विरोधी हो जाएंगे। 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है और इस 1 महीने में सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने से कहीं ज्यादा ये कोशिश दिखती है कि कैसे सरकार को किसान और खासतौर पर सिख किसानों का समर्थक बताया जाए। सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं को देखिए। 30 नवंबर केंद्र सरकार इस दिन एक बुकलेट रिलीज करती है। इसका टाइटल था पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशन विद सिख्स। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरदीप सिंह पुरी गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर इस बुकलेट को रिलीज करते हैं। इसमें क्या था? लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने सिख गुरुओं को हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने सिखों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ की। यह भी कि ऐसा प्रधानमंत्री केंद्र में है तभी तो सरकार ने सिख समुदाय के लिए कई सारी योजनाएं संचालित की। करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सिक्के को जारी करना इसमें शामिल था। अगला उदाहरण देखिए। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच IRCTC ने 2 करोड़ ईमेल भेजे। किनको? अपने ग्राहकों को। इन लोगों को ईमेल के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार और सिख समुदाय की करीबी के बारे में बताया गया। सिख समुदाय को समर्थन देने वाले नरेंद्र मोदी सरकार के 13 फैसलों का जिक्र किया गया। इस ईमेल में 30 नवंबर को जारी किया गया बुकलेट भी था।
ऐसा भी लोगों ने बताया। ये भी सवाल उठे कि IRCTC ने ये ईमेल केवल सिख समुदाय से जुड़े ग्राहकों को भेजे, लेकिन कई ऐसे लोगों को भी ईमेल मिले जिनके नाम में सिंह या ऐसे उपनाम थे जो सिख धर्म में होते हैं, लेकिन वो लोग सिख नहीं थे। IRCTC ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सरकार के कदमों का IRCTC पहले भी ऐसे प्रचार प्रसार करती रही है। पर क्या ये सिर्फ सरकारी योजना का प्रचार था? अगला उदाहरण सुनिए। 15 दिसंबर 2020 नरेंद्र मोदी इस दिन पहुंचते हैं गुजरात के कच्छ। यहाँ पर बरसों से रह रहे सिख किसानों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन बात किसानी पर नहीं, गुरुद्वारे पर होती है। चौथा मौका 20 दिसंबर 2020 नरेंद्र मोदी इस दिन बिना किसी पूर्व सूचना और कार्यक्रम के दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। वजह? क्योंकि 19 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि होती है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, कहा कि मैंने आज सुबह ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में, जहां गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार हुआ था, प्रार्थना की। आगे कहा कि गुरु साहिब की विशेष कृपा है कि गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व, उसका विशेष उत्सव हमारी सरकार के कार्यकाल में पड़ा। लंबे वक्त से ये कोशिश चल रही है कि इस आंदोलन को किसी एक पहचान पर समेटकर छोटा बताया जाए। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, उग्रवाद का इतिहास अभी बहुत पीछे नहीं छूटा। जाहिर है सरकार इस तरह की किसी कोशिश को गलत मानते हुए कार्रवाई करे, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सरकार के दिए संकेतों में किसानों के साथ साथ बराबर सिख किसानों पर जोर दिया जाना बताता है कि जो संकेत सुलह के लिए दिए जा रहे हैं उसमें भी कुछ खास साध लेने की चाह है। 1 महीने से चल रहे आंदोलन को लेकर अब तो कम से कम सरकार को गंभीरता और दिखानी चाहिए। हो सकता है कि दूसरी तरफ से पॉलिटिकल कंपल्शन हो, लेकिन शक्ति और जिम्मेदारी सरकार के पास है। 2020 बीतने में अभी कुछ वक्त बाकी है। उम्मीद है सरकार और किसान गुट अपने आग्रह छोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल छुट्टी है, परसों और नरसों छुट्टी होती ही है। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। अपने राम को भी छुट्टी की ज़रूरत होती है। आप भी थोड़ा सा आनंद मनाइए, मोबाइल से दूर रहिए, परिवार के बीच रहिए, और जब मोबाइल उठाइए तो ललन टॉप के वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।